तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में हिंदी काव्य का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं जो कि इसी वर्ष 2022 और 23 के सेशन का है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी हमारे हिंदी के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में कल परसों हिंदी का पेपर देना, हिंदी काव्य का पेपर देना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। दोस्तों जो भी हमारे बीए सेकेंड ईयर के या फिर बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका आने वाले दिनों में हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य का पेपर है, वो कल हो या परसों हो या फिर आने वाले दिनों में हो, जब भी हो, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको इस वीडियो से आइडिया लगेगा कि इस बार 2023 में परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर किस प्रकार का होता है, कितने प्रश्न हल करने होते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जितने भी प्रश्न हैं लगभग सभी प्रश्नों का हम उत्तर बताने का मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन का उत्तर भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको परीक्षा में कोई भी नहीं फेल कर सकता, इसकी हम 100% गारंटी ले रहे हैं। अगर वीडियो को लास्ट तक, एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए अगर आपका पेपर है तो, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है, देखिए जब वीडियो में अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पर तो मुझे पता चल जाता है कि कितना लोग वीडियो देखे कितना नहीं देखे। इसलिए आप लोग, कोई भी वीडियो मेरी ऐसी नहीं है जिसको आप लोग ने पूरा देखा होगा, ठीक है। पूरा देखिए तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए हम फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ के तौर पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे, लिखा है कि सेकेंड ईयर और सेमेस्टर थर्ड का है, हिंदी का पेपर है, हिंदी गद्य का है, ठीक है। जहाँ पर परीक्षा होने वाली हिंदी गद्य की, और यहाँ पर ध्यान देने वाले पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, फिर लघु उत्तरीय आएंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था इसी 2023 में, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का उपन्यास का जो सम्राट है वो किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, जर्नली है, आपकी परीक्षा में आने के भी चांस हैं। तो इसका साफ शब्दों में उत्तर कहें तो हिंदी साहित्य के सम्राट जो हैं उपन्यास के, वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा और तुरंत लिख लीजिएगा इसका उत्तर मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा अक्सर ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्रेमचंद्र जी। ओके, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए देखिए ये क्वेश्चन पेपर छात्रों के द्वारा ही भेजा गया, हो सकता है आपको क्वेश्चन सही से ना दिख रहे हों, तो आप लोग इसको हाई क्वालिटी में कर लीजिएगा। 3 डॉट पे जाइए, ऊपर लिखा है ना 3 डॉट होते नहीं यूट्यूब में, उस पर क्लिक करिए, उसके बाद हाई क्वालिटी पे कर लीजिएगा, हाई डेटा पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर क्वेश्चन दिखने लगेंगे। तो अगला प्रश्न है कि ध्रुव सामनी नाटक के 2 पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। यानी कि ध्रुव सामनी जो नाटक है श्री जयशंकर प्रसाद जी का, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर नाटक है जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के 2 पुरुष पात्र, मतलब कि स्त्री पात्र भी हैं, पुरुष पात्र भी हैं, यानी कि उसमें जो काम, जिसके बारे में काम, मतलब कि ये पूरा का पूरा नाटक लिखा गया है, ठीक है। तो उसमें 2 पात्रों के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया सिर्फ 2 पात्रों के नाम, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान ली स्त्री का आ गया तो आप क्या करेंगे, तो स्त्री के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से पुरुष पात्र है, कौन कौन से स्त्री पात्र है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुष पात्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न पुरुष से ही। तो पुरुष पात्र जो हैं नंबर 1 पे हैं, ध्यान से समझिएगा, रामगुप्त, ठीक है। नंबर 2 पे हो जाएंगे चंद्रगुप्त, ठीक है। नंबर 3 पे हो जाएंगे शिखर स्वामी। नंबर 4 पे हो जाएंगे आपके शकराज। तो ये 4 प्रमुख, मतलब कि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको 4 ही बता रहा हूं क्योंकि 4 से ज़्यादा नहीं आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख पुरुष पात्र हैं। अब स्त्री पात्र के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तो स्त्री पात्र में नंबर 1 पे आप लोग लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 पे है ध्रुव स्वामिनी ही है, नंबर 1 पे ध्रुव स्वामिनी। नंबर 2 पे आप लोग लिख दीजिएगा मंदाकिनी, ठीक है। और नंबर 3 पे लिखिएगा कोमा, ठीक है। तो ये 3 स्त्री पात्र इसमें है। बहुत ही हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है, आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न 100% चांस है पूरे के पूरे आने के, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए स्त्री या पुरुष पात्र, तो आप दोनों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? तो गबन जो उपन्यास है इसका जो प्रकाशन है वो सन 1928 में हुआ था। हालांकि अलग अलग इसके मतभेद हैं,
देखिए अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ और मिलेगा, कहीं पर सर्च करेंगे तो कुछ और मिलेगा, लेकिन जो सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था गबन, ठीक है, प्रकाशन वर्ष पूछ रहा, ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था वो सन 1928 में हुआ था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ठीक है, 1928 आप लोग ये भी तो यहाँ पर ध्यान दे दिया करिए, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर आप तो बताए ही नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण 4 विधाओं के नाम लिखिए, ठीक है, हिंदी गद्य की जो 4 प्रमुख विधाएं हैं उनके नाम लिखना है। तो नंबर 1 पे आप लोग लिखिएगा नाटक है, ये विधाएं हैं, ठीक है, नाटक, ओके। नंबर 2 पे आपकी हो जाएगी कहानी, ठीक है। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा क्या, निबंध। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा आलोचना, या फिर आप लोग यात्रा, ठीक है, वक्तृ लिख सकते हैं, ठीक है, जीवनी लिख सकते हैं, संस्मरण लिख सकते हैं इत्यादि। तो ये 4 पात्र यानी कि 4 जो विधा हैं आप लोगों ने जाना, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, तो ये 4 प्रमुख विधा हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, शायद ही आपको कोई बताए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी के लेखिका कौन है, ठीक है। वापसी कहानी एक रचना है, और जो रचना है वो कहानी विधा की है, यानी कुल मिला के ये वापसी कहानी है, ठीक है, एक ये। और पूछ रहा है कि इसकी लेखिका कौन है, इसके रचनाकार कौन है, यानी किसने लिखा है। तो वापसी के जो कहानीकार हैं या फिर रचनाकार हैं, लेखिका हैं, वो हैं उषा जी, ठीक है, उषा। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रिय वदा, ठीक है, प्रियनवदा जी हैं, उषा प्रियनवदा, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं जी हैं, उनके जो निबंध संग्रह का क्या नाम है वो आपको बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह का नाम है चिंतामणि, याद रखेंगे क्या है, चिंतामणि। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा समझ भी पाएँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप आपके समझ में, इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर चिंतामणि लिख दे रहे हैं, ठीक है, चिंता, ठीक है, यहाँ पर लिखने थोड़ा अच्छे से कम बनता है ना, चिंतामणि, दोनों एक ही में है, इस बात को ध्यान रखेंगे, चिंतामणि, ओके, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों के समस्त की प्रेमचंद्र की 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं उनकी किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखना है। तो चलिए, हालांकि इनकी जो प्रेमचंद्र जी की जो कहानियाँ वो बहुत सारी हैं, कहीं पर मैंने पढ़ा था कि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, ठीक है, और करीब करीब 1.5 दर्जन के करीब उपन्यास भी लिखे हैं। तो हालांकि हम मुद्दे पे आते हैं, हम आपको कहानी बताएंगे। नंबर 1 कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी बहुत पॉपुलर इनकी कहानी है, और परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न आते भी रहते हैं, ठीक है, बूढ़ी काकी। तो इस प्रश्न को और इस सिलेबस को भी पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर इनकी कहानी है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, पंच परमेश्वर, आपने सुना होगा, पंच परमेश्वर इनकी रचना है, ठीक है, परमेश्वर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण और जर्नली इनकी कहानी है, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये इनकी 2 प्रमुख कहानियों के नाम हैं, हालांकि और भी हैं, जैसे कि 2 बैलों की कथा है, ठीक है, पूछ की रात है, बड़े घर की बेटी है, इत्यादि बहुत सारी हैं, लेकिन आप इतना लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के 2 ठीक है, आलोचकों के नाम लिखना है, ठीक है, जो आलोचना करते हैं। आलोचना आप एक ठीक है, आलोचना भी एक प्रकार की विधा ही है, ठीक है। तो 2 आलोचकों के नाम हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 पे लिखिए, प्रमुख बहुत सारे हैं लेकिन नंबर 1 पे आप 2 लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 ही पूछ रहा है यहाँ पर। नंबर 1 पे लिखिएगा जयशंकर प्रसाद जी भी हैं ठीक है, आलोचक जयशंकर प्रसाद जी, ओके, जयशंकर प्रसाद जी। और 2 नंबर पे आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है। अगला लिख दीजिएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी, ओके। और एक और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कृष्णलाल और डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल जी, ये भी प्रमुख आलोचक हैं जो कि आपको याद रखना है। इन सभी का
प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ऐसे लिखित में चाहिए तो आप अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएंगे। जो जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे हाई लेवल के हैं, इस वर्ष परीक्षा में आए थे और आने वाले दिनों में भी ये प्रश्न आने के पूर्णतया चांस है। तो 100% आप पढ़ के जरूर जाइएगा इन प्रश्नों को, ठीक है, इनका उत्तर भी। राहुल जी घुमक्कड़ थे, स्पष्ट कीजिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुटज निबंध के लेखक कौन है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो कुटज जो निबंध है इसके लेखक जो हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज निबंध के लेखक हैं। अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर समाप्त होते हैं अति लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन। अब आते हैं हम लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन की ओर। खंडबा लघु उत्तरीय में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले जो होते हैं, यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है अलग रूल हो। यहाँ पर दिया रहेगा कि करीब करीब 8 प्रश्न दिए जाएंगे, तो 8 में से कहा जाएगा कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 7 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको 35 नंबर मिलने वाले हैं। तो पहले तो आपको देना होगा है, कुछ आपको अवतरण दिए जाते हैं, कुछ आप लोगों को एक प्रकार से पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है। उसका आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया, वहाँ पर लिखा रहेगा पूरा डिटेल, ठीक है। वो पैराग्राफ कहाँ से लिया गया, किस लेसन का है, उसके रचनाकार कौन है, ठीक है। उसके बाद प्रसंग में लिखा जाएगा ये इसमें क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो अवतरण रहेगा, जो आपका पैराग्राफ रहेगा, उसकी हिंदी में व्याख्या करनी होती है। उसमें क्या मतलब कि हिंदी में अनुवाद करना रहता है कि क्या कह रहा पैराग्राफ में। इस प्रकार आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। लेकिन संदर्भ सहित व्याख्या कभी कुछ पैराग्राफ की आ जाती है, कभी किसी पैराग्राफ की आ जाती है। तो ये काम आप अपने सीरीज़ आपके पास है तो उसमें से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से या फिर बुक से पढ़ लीजिएगा, पद्यांश और गद्यांश वाला पार्ट, ठीक है। इसका हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि कोई कुछ भी आ सकता है, कभी बदल सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं और ये तो चेंज होता रहता है, इसलिए आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय में, जिनका उत्तर आप लोगों को 200 शब्दों में देना होता है। तो पहला प्रश्न है कि आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तो है ही, लेकिन इसका जो उत्तर है वो आपको थोड़े शब्दों में नहीं लिखना है, कम से कम 200 शब्दों में लिखना है, तभी आपको इसके लिए 7 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के आपको करीब करीब 1 2 3 से 4 पेज में अगर आप ये इसका उत्तर लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे कम से कम 3 पेज तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, तभी आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। तो आत्मकथा के बारे में आपको अच्छे से लिखना है कि आत्मकथा क्या है। आत्मकथा सर्वप्रथम आत्मकथा किस विधा की मतलब कि आत्मकथा जो है सबसे पहले किस पे बनाई गई थी, यानी कि किसके रचनाकार कौन है, ठीक है। और इसी तरह आपको आत्मकथा के बारे में लिखना। बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि हम आपको एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। तो आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पढ़ लीजिएगा। जो जर्नली प्रश्न होते हैं, जो इसका आंसर हम शॉर्ट में दे सकते हैं आप सभी को, उसका हम आपको तुरंत दे देते हैं, ठीक है। इसका लॉन्ग है तो आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, प्रश्न आने के चांस आपकी परीक्षा में पूरे हैं, तो पढ़ के जरूर जाइएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है कि दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। देखिए, दीपदान एकांकी जो है बहुत ही पॉपुलर है, अक्सर ये प्रश्न परीक्षा में आता ही रहता है, ठीक है। जब भी हिंदी काव्य का हिंदी गद्य का पेपर होता है तो ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता ही रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपकी परीक्षा के लिए, तो इसको ज़रूर आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। समझ में आ गया। और एकांकी की परिभाषा भी लिख दीजिएगा, प्रथम एकांकी कौन सी थी, एकांकीकार के नाम लिखिए, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न और भी पढ़ लीजिएगा एकांकी से जुड़े। अगला प्रश्न है बहुत ही जनरली है, हाई लेवल का है कि कहानीकार प्रेमचंद्र का परिचय दीजिए या फिर प्रेमचंद्र का जीवन परिचय दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में गारंटी है, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल, इन सब से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, और इन्हीं पे जुड़े आपकी परीक्षा में जीवन परिचय लिखने के लिए भी आएगा। तो यहाँ पर कहानीकार प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में आपको ये लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था और इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, ठीक है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका क्या नाम है, वो हिंदी साहित्य के लिए किस प्रकार योगदान के लायक है, ठीक है। और इनकी जो देवाहसन है
डेथ है, मृत्यु है, कहाँ पर हुई थी। बस इतना थोड़ा पार्ट लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम डिटेल में लिखना होगा, कम से कम 3 पेज में, तभी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव सामनी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। ध्रुव सामनी एक बहुत ही पॉपुलर नाटक है। इससे जुड़ा अगर परीक्षा हिंदी की हो रही है तो ध्रुव सामनी से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, गारंटी है। इसके चरित्र या फिर जो इसमें कैरेक्टर दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा जरूर जाएगा। तो यहाँ पर चरित्र की विशेषताएं के बारे में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाइएगा, हाई लेवल का है। अब आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर, यानी कि खंड सा की ओर। खंड सा में आप लोगों को 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। करीब करीब कई यूनिवर्सिटियों में 5 प्रश्न दिए जाते हैं, कहीं पर 4 ही प्रश्न दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें अभी देखते हैं कौन कौन से प्रश्न, लेकिन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न हल करेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे, साफ साफ लिखा ही है। तो पहला ही प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। उपन्यास का उद्भव यानी कि प्रारंभ कब से हुआ और इसका विकास कैसे कैसे, मतलब कि आज मतलब सबसे पहले उद्भव लिखना है कि किस सन में उपन्यास का उद्भव हुआ, किसके द्वारा हुआ। ठीक है, उसके बाद विकास, इसका दिन प्रतिदिन इसका विकास कैसे हुआ, लोग इसको कैसे जानने लगे, कैसे विख्यात हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है, कम से कम 500 शब्दों में लिखना है। कम से कम 500 शब्दों का मतलब हो गया कम से कम आपको 4 से 5 पेजों में इसका उत्तर देना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कम से कम 4 पेज तो आपको लिखने ही होंगे, 4 से 5 पेज, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि कहानी के तत्वों के आधार पर वारिस की समीक्षा कीजिए। तो कहानी के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और कहानी के विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आने के चांस बहुत कम है, लेकिन कहानी से जुड़ा प्रश्न आने के चांस है, लेकिन इतना आप हटा दीजिए। कहानी की परिभाषा, प्रथम कहानी कौन है, प्रथम कहानीकार कौन है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। दीपदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है, इससे जुड़ा प्रश्न आया है। देखिए ऊपर भी पूछा गया है, लघु उत्तरीय में भी, और देखिए यही प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बनता है आप लोगों को पढ़ना इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र गिल्लू का सारांश लिखिए। महादेवी वर्मा जो कि बहुत ही पॉपुलर कवयित्री हैं, ठीक है, और इनका जो प्रमुख रचना है गिल्लू, जो कि रेखाचित्र विधा में लिखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही जर्नली है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। कुल मिला के 4 प्रश्न दिए गए हैं दीर्घ उत्तरीय में, जिनमें से 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो चौथा है इसमें का इतना इंपॉर्टेंट है, कहानी का विकास या फिर कहानी की परिभाषा, प्रथम कहानीकार कौन है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल करने वाला नहीं है, 100% गारंटी है, सारे प्रश्नों को उत्तर पढ़ लेंगे तो। ओके, अब कुछ प्रश्न हैं जो अपने हम एक्सपीरियंस और इसी साल के परफॉर्मेंस, यानी कि जो मॉडल जिन यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हुई हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया है यहाँ पर, देखिए लिखा है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय या फिर जीवन परिचय दीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। जीवन परिचय का मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। तो इसलिए मैंने कुल मिला के एक ही क्वेश्चन में सारे उत्तर क्लियर करने की कोशिश की। मैंने कहा जीवन परिचय लिख देंगे तो मृत्यु कहाँ पर हुई है, जन्म कहाँ पर हुआ है और किस सन में हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको लिखना है कुछ इस प्रकार, आपको इनको जीवन परिचय मान लो आ गया तो आपको लिखना है कि महान लेखक और कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मतलब कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी, वही काशी, ठीक है, उसी के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझा इनके कंधों पर आ गया, यानी कि बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिससे जो परिवार का पूरा खर्चा था, जिम्मेदारी थी, वो इन्हीं पे आ गई, यानी कि इनके कंधे पे एक प्रकार से बोझ आ गया। ठीक है,
ओके, और ये जो हैं वो छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि, रचनाकार या फिर लेखक कवि हैं। ओके, और इनका जो देहवासन है यानी कि मृत्यु है वो सन 1937 में हुई थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, बहुत ही जर्नली है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे शॉर्ट की, अगर मतलब कि शॉर्ट में आया इनका जीवन परिचय लिखने के लिए तो, और बाकी आप अपने क्वेश्चन बैंक में इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव सामनी जो कि प्रसिद्ध नाटक है इन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद का, इसमें कितने अंक हैं? ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट ही लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो रंगमंच की दृष्टि से ध्रुव सामनी में जो अंकों की संख्या है वो 3 है। यह नाटक प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ध्रुव सामनी नाटक प्रमुख स्त्री पात्र व पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है कौन कौन से प्रमुख स्त्री पात्र हैं और कौन कौन से इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं। देखिए, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना, तो वही यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है। देखिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया और इस बार भी हमने आपको बता भी दिया। ठीक है, जैसा कि मैं फिर से आपको बता दूं, इसके जो पुरुष पात्र हैं प्रमुख, वो हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, और स्त्री पात्र हैं ध्रुव सामनी, मंदाकिनी और कोमा। ठीक है, ये प्रमुख स्त्री पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा का जीवन परिचय। राम कुमार जीवन का परिचय मैंने यहाँ पर इसलिए रख दिया है कि इनका जन्म भी इसी में शामिल हो जाएगा जीवन परिचय में, और मृत्यु भी शामिल हो जाएगी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, और ये किस युग के प्रमुख कवि हैं, और ये किस तरह हिंदी साहित्य के लिए किस प्रकार योगदान इन्होंने दिया है, वो सारी चीज़ें इनमें आ जाएंगी। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में आता ही रहता है कि हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकारों के नाम लिखिए। हिंदी के जो प्रमुख ललित निबंधकार हैं उनके नाम लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। परीक्षा के लिए बहुत ही टॉप लेवल का और हाई लेवल का प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दीजिए। आचार्य चंद्र शुक्ल जी हैं, इनका भी जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद जी जो हैं, आचार्य हजारी प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, और साथ में निबंध संग्रह कौन कौन से हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहानी की विकास यात्रा पर टिप्पणी लिखिए या फिर विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न जो है वो अक्सर कर दीर्घ उत्तर में देखने को मिलता है, यानी कि 10 नंबर का प्रश्न आता है कहानी। ठीक है, कहानी का विकास या कहानी की विकास यात्रा के बारे में। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 99% है चांस आने के, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, कहानी की विकास की यात्रा के बारे में, और उपन्यास का उद्भव और विकास के बारे में, और हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के बारे में। इन 3 प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आपको 10 नंबर गारंटी है आपको मिल जाएंगे, यानी कि एक ना एक प्रश्न फंस जरूर जाएगा आपकी परीक्षा में। इसी में अगला प्रश्न है कि ध्रुव सामनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त का चित्रण कीजिए या विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न ऊपर आया था, और अगला प्रश्न मैंने आपको भी बता ही दिया है। देखिए, यहाँ पर हमने रखा भी है कि हिंदी नाटक का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा, कहानी की विकास यात्रा के बारे में पढ़ लीजिएगा, और उपन्यास के नाटक जो उपन्यास है उसके उद्भव और विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा। आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता। अगर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से पढ़ के जाते तो आप 75 नंबर का पेपर होगा, तो आपको 60 से 65 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के समस्त मैंने रख दिया है। आई होप आपको पूरी तरह समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव, तो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको इसी तरह अन्य सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए महत्वपूर्ण, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।